रात का सन्नाटा समर के स्टडी रूम में फैला हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता मगर साफ आवाज में वक्त के गुजरने का ऐलान कर रही थीं। मेज पर फैली फाइलें, एक तरफ रखा कॉफी का खाली मग और लैपटॉप की चमकती स्क्रीन इस बात की गवाही दे रही थी कि वह कई घंटों से काम में डूबा हुआ था। समर कुर्सी पर सीधा बैठा था, उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था। उसी पल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने पलकें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसे तेज गुस्सा आया, मगर उसने खुद पर काबू रखा। आओ। उसके लहजे में सख्ती साफ झलक रही थी। दरवाजा खुला और गौरव अंदर आया। वह समर का सबसे करीबी और पुराना कर्मचारी था, कम बोलने वाला, मेहनती और अपने काम में बेहद गंभीर इंसान। वह 2 कदम आगे बढ़ा और सम्मान से बोला, नमस्ते सर। समर ने लैपटॉप बंद करते हुए ठंडे स्वर में कहा, नमस्ते। गौरव ने सिर झुकाया। सर, कुछ जानकारी देनी थी, अगर इजाजत हो तो बताऊं। समर की निगाहें तेज हो गईं। वह कुर्सी से थोड़ा पीछे टिक गया। मैंने तुम्हें कल सुबह कहा था कि दोपहर तक सारी जानकारी चाहिए। अब रात के 11 बज रहे हैं और तुम अब आए हो। तुम्हें वक्त का जरा भी ख्याल नहीं है। उसकी आवाज शांत थी, मगर सख्ती साफ महसूस हो रही थी। गौरव ने तुरंत नजरें झुका ली। जी सर, मुझे पता है, माफ कीजिएगा। दरअसल एक बात थोड़ी उलझी हुई थी, उसी वजह से ज्यादा छानबीन करनी पड़ी, इसीलिए देर हो गई। आगे से ध्यान रखूंगा। कुछ पलों की खामोशी छा गई। समर ने उंगलियां आपस में जोड़ी और बोला, ठीक है, बताओ, लेकिन आगे से वक्त का खास ख्याल रखना। गौरव ने गहरी सांस ली। सर, जिस क्लाइंट के बारे में आपने जानकारी दी थी, उस पर मैंने पूरी जांच की है। आदमी बिल्कुल साफ है। आप बिना झिझक उसके साथ काम कर सकते हैं, कोई जोखिम नहीं है। समर ने हल्का सा सिर हिलाया। और वो काम जो 5 महीने से तुम्हारे पास पड़ा है? उसकी आवाज में बेचैनी थी। पूरे 5 महीने हो गए, अभी तक एक लड़की तक नहीं ढूंढ पाए? गौरव पल भर चुप रहा, फिर बोला, जी सर, कुछ जानकारी मिली है। जिस दिन आप होटल गए थे, उस रात वहाँ 5 लड़कियां आई थी। मैं 4 से मिल चुका हूँ। 5वीं से मिलने की कोशिश जारी है, मगर अभी तक हो नहीं पाया। समर सीधा होकर बैठ गया। और तुम्हें लगता है वही है? जी सर, मुझे पूरा यकीन है कि वही लड़की है जिसके साथ आपने वह रात बिताई थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर अब यह खामोशी भारी थी। गौरव ने आगे कहा, उस लड़की के बारे में कुछ अजीब बातें भी सामने आई हैं। उसे कई बार अस्पताल के आसपास देखा गया है और बाहर रोते हुए भी। मैंने जानने की बहुत कोशिश की कि वह किस डॉक्टर को दिखा रही है, लेकिन अस्पताल की गोपनीयता के कारण कोई कुछ नहीं बता रहा। हालांकि मेरे कुछ संपर्कों से पता चला है कि उस अस्पताल से उसका कोई गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। बहुत जल्द पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। मैं अब सच के काफी करीब हूँ। समर ने आंखें मूंद ली। अस्पताल का नाम सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उस लड़की का नाम क्या है? यह पता चला या अभी यह भी बाकी है? गौरव ने हल्का सा सिर हिलाया और उसे देखते हुए बोला, सर, यह तो बहुत पहले ही पता चल गया था। उसका नाम तान्या है। उम्र करीब 22 साल होगी। पढ़ाई ग्रेजुएशन तक है। घर में सिर्फ एक भाई और भाभी है। इसके अलावा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। माँ बाप का देहांत बहुत पहले हो चुका है। भाई ही उसका ख्याल रखता है और वह खुद कोई नौकरी नहीं करती। यह सुनते ही समर की उंगलियां अनजाने में मेज पर थपथपाने लगीं। घर का पता? उसने छोटा सा सवाल किया। अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है, गौरव ने जवाब दिया, क्योंकि अस्पताल के बाद वह अचानक कहीं गायब हो जाती है। 2-3 घरों में उसे जाते हुए देखा गया है, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा कि वह किस जगह रहती है। समर ने सख्त लहजे में कहा, किसी भी तरह उसका घर का पता मुझ तक पहुंचाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे उसका पता चाहिए। जिस लड़की के साथ मुझसे जबरदस्ती हुई, उसे मैं इंसाफ जरूर दूंगा,
मैं वो सब नहीं करना चाहता था, वो एक गलतफहमी थी और अब मैं उस गलतफहमी को खत्म करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर गौरव ने सिर झुका लिया। जैसा आपको ठीक लगे सर, मैं जल्दी से जल्दी उसका पता कंफर्म करके आपके पास पहुँचा दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वही लड़की है जिसके साथ आपने वह रात बिताई थी। बस यही काम अहम है। समर ने कहा, बाकी सब मैं किसी और से करवा लूंगा, तुम जा सकते हो। गौरव चुपचाप मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही समर कुर्सी पर स्थिर बैठा रह गया। घड़ी की टिक टिक अब उसे और तेज सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, मगर उसके जहन में बार बार तान्या का नाम घूम रहा था। 5 महीने से दबे सवाल एक एक करके सिर उठाने लगे थे। उसे अब एहसास हो रहा था कि यह मामला उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। इस ख्याल से उसके हाथ पांव कांपने लगे। दिल में एक उम्मीद सी जागी, काश वाकई ऐसा ही हो। लेकिन वह यह भी जानता था कि जिसके साथ उसने जुल्म किया है उसकी जिंदगी किस हाल में है, उसे इसका अंदाजा नहीं है। दूसरी तरफ तान्या के कमरे में हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था। छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों पर सीलन के पुराने निशान अब स्याही निशान बन चुके थे। कोने में रखी लोहे की चारपाई पर बिछा पुराना गद्दा जिसकी चादर बार बार धोने से अपनी असली रंगत खो चुकी थी। एक तरफ अलमारी के नाम पर लकड़ी का पुराना सा खाना जिसके दरवाजे की कुंडी अक्सर ढीली रहती थी। कमरे में दवाइयों की हल्की सी गंध फैली हुई थी। वॉशरूम का दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ था कि तान्या लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। उसके हाथ दीवार पर फिसले, मगर शरीर ने साथ नहीं दिया। वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिख रहे थे। होठ सूखकर सफेद हो गए थे। उसने बड़ी मुश्किल से 2 कदम उठाए और फिर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। सांस तेज तेज चल रही थी, जैसे सीना बोझ से भर गया हो। माथे से पसीना बहकर कनपटियों तक आ गया और वह कांपते हाथों से जमीन को थामे गहरी सांस लेने लगी। पेट में तेज ऐंठन उठ रही थी। उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने आंखें बंद करके सिर दीवार से टिका लिया। मन ही मन हिसाब लगाया कि कितने दिन हो गए हैं डॉक्टर के पास गए हुए। जेब में पड़े चंद सिक्कों की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज गई। इतने पैसे भी नहीं थे कि वह एक सामान्य जांच तक करा सके। इसी सोच में थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। श्रेया अंदर आ गई। उसकी आवाज आने से पहले ही कमरे की हवा चीर चुकी थी। हो गया तुम्हारा ड्रामा। तान्या ने कमजोर सी नजर उठाकर देखा, मगर कुछ बोल ना सकी। उठो, श्रेया ने कड़क आवाज में कहा। जाकर किचन में पड़े सारे बर्तन धो लो। पता नहीं किस गंदगी को पेट में लिए घूम रही हो। तान्या के शरीर में सिरहन दौड़ गई। तुम्हारे भाई का बस चलता तो कब का तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। पैसों की ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी कि होटल तक पहुंच गई। वह नफरत से उसे घूरने लगी। मुझे तो तुम्हें देखकर ही घिन आती है। अगर हमारी इज्जत का सवाल ना होता तो अब तक तुम्हें इस घर से निकाल चुके होते। यह बातें तान्या पहली बार नहीं सुन रही थी। दिन में कई बार वही तिरस्कार। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, भाभी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उल्टियां रुक नहीं रही हैं। हालत बहुत खराब है। सिर फटने जैसा लग रहा है। मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। श्रेया ने तंज कसते हुए कहा। ड्रामेबाजी अपने पास रखो। तुम अकेली तो नहीं हो जो पेट से हो। फिर उसकी आवाज और सख्त हो गई। और वैसे भी यह कौन सा इज्जतदार बच्चा है? गलत काम का नतीजा पेट में लिए घूम रही हो और मेरे सामने नाटक कर रही हो। तान्या की आंखों में आंसू भर आए, मगर वह रोई नहीं। मेरे पास और मेरे पति के पास फूटी कौड़ी नहीं है, श्रेया ने उंगली उठाकर कहा। अपने दम पर इलाज करवाओ और यह बच्चा पैदा करो। मेरे सिर पर मत डालो। उठो, जाकर बर्तन धो, उसके बाद जहाँ जाना है जाना। उसकी आवाज चीख में बदल चुकी थी। उठो। इस एक शब्द पर तान्या का शरीर कांप उठा। वह जमीन पर बैठी बैठी सिसक पड़ी और दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हुई। टांगे कांप रही थी, नजर धुंधला रही थी। उसने एक पल अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे किसी अंधेरे में सहारा ढूंढ रही हो। बिना कुछ कहे सिर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। किचन की तरफ बढ़ता हर कदम उसके लिए सजा जैसा था।
मगर इस घर में उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ घंटे बाद अस्पताल के गलियारे में हलचल थी। कहीं स्ट्रेचर की आवाज, कहीं बच्चों के रोने की, कहीं मरीजों की धीमी बातें। फर्श पर बिछी पुरानी टाइलें ठंडक का एहसास करा रही थी। तान्या एक लंबी बेंच पर सिमटी हुई बैठी थी, कंधे झुके हुए, नजरें जमीन पर टिकी हुई। बर्तन धोने के बाद भी हाथों में साबुन की गंध बसी थी, मगर शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने शॉल के अंदर अपने पेट को थाम रखा था। सांस हल्की हल्की कांप रही थी और दिल में बस यही डर था कि अगर आज भी कुछ ना हुआ तो शायद कल उठने की ताकत भी ना बचे। सामने दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां उसे चुभती हुई लग रही थी। वक्त जैसे रुक रुक कर चल रहा था। कुछ देर बाद सफेद यूनिफॉर्म में लिपटी हुई एक नर्स गलियारे में दिखाई दी। उसने फाइल देखते हुए नजर घुमाई, फिर उसकी निगाह तान्या पर टिक गई। मिस तान्या, नर्स ने कहा। तान्या ने तुरंत सिर उठाया, आंखों में हल्की घबराहट थी। जी डॉक्टर, आपको अंदर बुला रही हैं। वह शॉल को कसकर लपेटते हुए धीरे धीरे खड़ी हुई। कदम उठाते समय टांगे जैसे बोझ तले धंसती जा रही थीं। लड़खड़ाते कदमों से वह कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला तो अंदर एक सादा मगर साफ सुथरा कमरा था। सामने मेज के पीछे डॉक्टर श्वेता बैठी थी। सफेद कोट में उनका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में नरमी झलक रही थी। तान्या को देखते ही उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आइए बैठिए, तान्या ने धीमी आवाज में कहा। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, डॉक्टर ने फाइल खोलते हुए जवाब दिया। अब तबीयत कैसी है? तान्या ने नजरें झुका ली। आवाज भारी हो गई। डॉक्टर, हालत बहुत खराब है, मैं दवाइयाँ नहीं खरीद पा रही हूँ। भाई ने साफ मना कर दिया कि मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। उसकी उंगलियां बेचैनी से शॉल के किनारे को मरोड़ने लगी। बहुत उल्टियां हो रही हैं, दिल ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा। कमर में भी बहुत दर्द रहने लगा है और पैरों में सूजन आ गई है। डॉक्टर श्वेता ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा। अगर तुम दवा नहीं लोगी तो आगे चलकर बच्चे को बहुत परेशानी हो सकती है। उनकी आवाज में चिंता साफ थी। मैं अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकती हूँ करूँगी, लेकिन मैं भी एक नौकरी पेशा इंसान हूँ। मेरे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं। तान्या ने बेबसी से सिर हिलाया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकारी अस्पताल जाऊं तो वहां बहुत लंबी लाइनें होती हैं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि 10 मिनट भी खड़ी रह सकूं। डॉक्टर ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। मुझे यह सब पता है और सच कहूं तो मेरे भी ऐसे कोई खास संपर्क नहीं है कि तुम्हारी बड़ी मदद करवा सकूं। वह एक पल रुकी, जैसे कोई फैसला कर रही हूँ, फिर बोली, लेकिन मैं तुम्हें एक व्यक्ति का नंबर दे सकती हूँ। वह ऐसी औरतों की बहुत मदद करता है जो बिल्कुल अकेली हो और बेसहारा हो। तान्या ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी अपनी कहानी है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। काफी भावुक है और वह दिल से मदद करता है। तुम जाकर अपना हाल बताओगी तो मुझे भरोसा है कि वह तुम्हारा पूरा साथ देगा। तान्या कुछ पल चुप रही, आंखों में नमी उतर आई। जब तक यह सब नहीं हुआ था मेरे भाई मेरी हर इच्छा पूरी करते थे, लेकिन अब उन्होंने मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया है। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं कैसे किसी से मदद मांगू, मगर हालात इतने मजबूर कर चुके हैं कि अब हाथ फैलाना पड़ेगा। आप नंबर दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। डॉक्टर श्वेता ने चुपचाप सिर हिलाया, दराज खोलकर एक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। समर इंडस्ट्रीज का कार्ड है, पता यहाँ लिखा है, जाकर बात करना, घबराना मत। तान्या ने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। वह खड़ी हुई, शॉल संभाली और एक बार फिर कार्ड देखकर बैग में रख लिया। कमरे से बाहर निकलते उसके कदम अब भी कमजोर थे, मगर दिल में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद जागी थी। कुछ देर बाद समर इंडस्ट्रीज के सामने तान्या खड़ी थी। इमारत की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां रात की रोशनी में चमक रही थी और अंदर से आती हल्की रोशनी उसके डरे हुए चेहरे पर साए डाल रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, सांस बेकाबू थी, हाथ कांप रहे थे। 4 महीने की प्रेग्नेंट तान्या के लिए यह जगह बिल्कुल अनजानी दुनिया जैसी थी। कुछ पल वह बस इमारत को देखती रही, हर दरवाजे को जैसे पढ़ने की कोशिश कर रही कि अंदर जाकर क्या कहे।
फिर धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए। मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी। अंदर का माहौल शांत और व्यवस्थित था। रिसेप्शन पर पहुंचकर वह लड़खड़ाते कदमों से रुक गई। सामने खड़ा व्यक्ति गंभीर नजर से उसे देख रहा था, मगर आवाज नरम थी। मुझे सर समर से मिलना है, डॉक्टर श्वेता ने भेजा है। क्या आप मेरी उनसे मुलाकात करवा सकते हैं? मुझे उनसे जरूरी काम है। उसने थोड़ी देर फाइलें देखी, फिर पूछा, क्या काम है? पहले बताइए, फिर मुलाकात तय होगी। तान्या ने गहरी सांस ली, नजरें झुकी हुई थी, फिर धीमे से बोली, दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। डॉक्टर श्वेता ने कहा कि सर समर ऐसी महिलाओं की मदद करते हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है। तान्या की आंखें भर आईं। गार्ड ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, अच्छा मैडम, आप यहीं बैठिए, मैं अंदर जाकर पूछ कर आता हूँ। यह सुनकर वह एक तरफ वेटिंग एरिया में बैठ गई। बेंच ठंडी जमीन से लगी हुई थी और चारों तरफ सफेद दीवारें छत तक फैली थीं। लोग आते जाते फोन पर बातें करते दिख रहे थे, मगर तान्या के लिए सब कुछ धुंधला सा था। शॉल में लिपटी हुई वह सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुन रही थी। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। दूसरी तरफ गार्ड सीधा समर के कैबिन में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और अंदर गया। सर, आपसे बात करनी है, थोड़ा वक्त मिलेगा? समर ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं। विनय, बताओ। सर, बाहर एक महिला आई है, डॉक्टर श्वेता का नाम ले रही है और कह रही है कि उसे पैसों की जरूरत है। क्या करूं? समर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उम्र कितनी है? सर, करीब 20-22 साल होगी। बहुत कम उम्र लग रही है और चलने में भी काफी तकलीफ है। कमरे में खामोशी छा गई। समर ने नजर उठाकर पूछा, मेरी मीटिंग कब है? सर, आधे घंटे बाद। समर कुर्सी के किनारे झुकते हुए बोला, ठीक है, उसे अंदर ले आओ, पहले उससे मिल लेता हूँ। जी सर। गार्ड वापस वेटिंग एरिया में आया। तान्या अब भी बैठी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। गार्ड ने धीरे से कहा, आइए मैडम, अंदर चलिए, सीधे जाकर दाईं ओर मुड़िए, वहीं सर समर का ऑफिस है। अपनी परेशानी बताइए, शायद मदद मिल जाए। तान्या ने धीमी आवाज में धन्यवाद कहा और घबराहट के साथ उस रास्ते पर चल पड़ी। हर कदम के साथ डर और बेबसी बढ़ती जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं एक अनजानी उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। कैबिन के सामने पहुंचकर उसके कदम जैसे जम गए। शीशे के उस पार एक अलग ही दुनिया थी। उसने शॉल के अंदर अपने कांपते हाथ समेटे, आंखें बंद कर गहरी सांस ली, फिर हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से छोटी सी आवाज आई, आइए। दरवाजा खुला और वह अंदर गई। अगले ही पल उसकी सांस जैसे अटक गई। सामने कुर्सी पर बैठा आदमी कोई और नहीं, वही चेहरा, वही इंसान, समर, वही आदमी जिसने उस रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। होटल की वह रात, धुंधली रोशनी, उसकी बेबसी, सब कुछ एक झटके में उसके दिमाग में घूम गया। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो, हाथ अपने आप कांपने लगे। उसने जल्दी से चेहरा शॉल से ढक लिया, मगर देर हो चुकी थी। समर की नजर उसके चेहरे पर पड़ चुकी थी। उसका रंग बदल गया और वह धीरे धीरे कुर्सी से खड़ा हो गया। वह उसे पहचान चुका था। उस रात वह पूरी तरह होश में नहीं था, फिर भी उसका चेहरा उसके दिमाग से कभी मिटा नहीं था। तुम? उसकी आवाज में हैरानी और यकीन दोनों थे। तुम वही लड़की हो ना, होटल वाली? झूठ मत कहना। तान्या के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने एक पल भी नहीं गवाया, मुड़ी और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी। वह इस जगह से, इस आदमी से, इस याद से तुरंत निकल जाना चाहती थी। सांस उखड़ रही थी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। समर ने तुरंत इंटरकॉम उठाया, रिसेप्शन, नीचे आने वाली लड़की को बाहर मत जाने देना, दरवाजा बंद करो। गार्ड रोके उसे। वह खुद भी तेजी से कैबिन से निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नीचे पहुंचते ही तान्या को रोक लिया गया। गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो गए। वह टूटे हुए लहजे में रोने लगी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे बाहर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। रिसेप्शनिस्ट ने नरम मगर सख्त आवाज में कहा, सॉरी मैम, जब तक सर इजाजत नहीं देंगे आप बाहर नहीं जा सकती। जबरदस्ती करेंगी तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी और बेवजह आप पर चोरी का शक भी हो सकता है। बेहतर है आप गेस्ट रूम में जाकर सर का इंतजार करें।
ये शब्द उसके लिए धमकी जैसे थे। हिचकियां बढ़ती गईं, मगर शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह लड़ सके। मजबूरी में वह गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और समर अंदर आया। तान्या ने जैसे ही उसे देखा तुरंत कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आंखों में नफरत, डर और दर्द एक साथ थे। तुम भाग क्यों रही हो? समर ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, बात करना चाहता हूँ। तान्या की आवाज कांप रही थी, मगर शब्द तीर की तरह निकले। मैं आपकी शकल भी नहीं देखना चाहती। उस रात मैंने आपको कितना रोका था, कितनी बार कहा था कि मैं वो नहीं हूँ। मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, मैं बस गलती से वहां आ गई थी। लेकिन आप नशे में इतने डूबे थे कि आपको सिर्फ अपनी चाहत दिख रही थी। समर का चेहरा सख्त हो गया। मैं तुम्हें इन 5 महीनों से ढूंढ रहा था। मुझे अपनी गलती पर शर्मिंदगी है। तान्या एक कड़वी हंसी हंस पड़ी। शर्मिंदगी? एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे इस हाल में पहुंचा दिया कि उसे खुद नहीं पता कि बच्चा पैदा करते हुए जिएगी या मरेगी। उसने कांपते हाथ अपने पेट पर रखे। और आप मेरे सामने शर्मिंदगी का नाटक कर रहे हैं। समर कुछ कहना चाहता था, मगर वह आगे बोल पड़ी। बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें, और अगर मेरे रास्ते में आए तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी, लेकिन आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी। यह कहकर वह आंसुओं से भीगा चेहरा लिए टूटे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। समर वहीं खड़ा रहा, उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। वह पीठ उसकी जिंदगी में एक ऐसा सवाल छोड़ गई थी जिसका जवाब शायद ताकत, पैसा या रुतबा भी नहीं दे सकता था। लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था जो अब उसे हर हाल में पूरा करना था। रात का सन्नाटा तान्या के कमरे में फैला हुआ था। हल्की पीली रोशनी में वह बैठी थी, आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई, सांसें बिखरी हुई, दिल तेज धड़कता हुआ, हाथ कांपते हुए। शॉल में लिपटी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर हर याद, हर मंजर ताजे जख्म की तरह दिल पर गिर रहा था। कमरे का दरवाजा अचानक खुला और उसकी भाभी अंदर आ गई। तान्या तुरंत कुर्सी से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? बेवजह क्यों रो रही हो? तान्या कुछ बोलती उससे पहले ही भाभी फिर बोली, वैसे भी तुम्हारी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। चलो बाहर आओ, कोई आदमी आया है, ड्राइंग रूम में बैठा है, तुम्हारे भाई से बात कर रहा है। तुम भी आ जाओ, नाम समर बता रहा है, शायद तुम्हारा जाना पहचाना कोई है। तान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरानी से बोली, सच कह रही हो भाभी? मजाक तो नहीं कर रही? भाभी ने सिर हिलाया। तान्या ने शॉल अपने शरीर पर कसकर लपेटी और गुस्से और डर से कांपते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। अंदर जाकर देखा कि एक आदमी अपने खास अंदाज में धीमी आवाज में बात कर रहा था। उसके सामने तान्या का भाई राजीव बैठा था। जैसे ही उसने तान्या को देखा, वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तान्या एक कदम पीछे हट गई और सख्त आवाज में बोली, किसकी इजाजत से आप मेरे घर आए हैं? राजीव उसे घूरने लगा तो वह अचानक चीख पड़ी, यही वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे पहले कि राजीव कुछ कहता, उसने खुद ही बोल दिया, हाँ मुझे सब पता है, अब चुप रहो। यही तुम्हारे बच्चे का होने वाला पिता है। जो होना था हो चुका। अब ये आदमी तुम्हें इज्जत से अपनाने आया है और आज मैं अपनी आंखों के सामने तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। ये अच्छे इंसान नहीं है, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। राजीव ने बेरुखी से कहा, तुम फैसला करने के काबिल नहीं हो। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सब मायने नहीं रखता। तुम जिस हालत में हो उसमें तुम्हें एक आदमी का नाम मिल रहा है, यही बहुत है। तुम्हारे बच्चे को पहचान मिल जाएगी। क्या चाहती हो? पूरी जिंदगी खुद को और बच्चे को बर्बाद करना है? तान्या की आंखें भर आईं। धीमी मगर टूटी हुई आवाज में बोली, मेरी जिंदगी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। इस इंसान से शादी करके मेरी जिंदगी नहीं संवर सकती। तभी समर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ था, पर आवाज में सच्चाई थी। मैं यकीन दिलाता हूँ
तुम्हें और इस बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उस दिन जो हुआ मेरी गलती थी, तुम निर्दोष हो, लेकिन अब समझने की कोशिश करो। इस बच्चे को एक नाम चाहिए, अगर अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए सही फैसला कर लो। राजीव सख्त लहजे में बोला, बस बहुत हो गया, अब कोई रोना धोना नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है, या तो तुम इससे शादी करके इसके घर जाओगी या आज के आज इस घर से निकल जाओगी। सोच लो, इज्जत चाहिए या जिल्लत, अब फैसला तुम्हारा है। तान्या के हाथ कांपने लगे, चेहरा सफेद पड़ गया, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। अंदर नफरत, डर और बेबसी एक साथ टकरा रहे थे, मगर भाई की धमकी और बच्चे की चिंता ने उसे तोड़ दिया था। उसने सॉल को कसकर पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ उसकी सांसों और दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो मजबूरी में झुक गई थी, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर। अगर उसके बस में होता तो सामने खड़े आदमी को मार डालती, मगर उसके कदम जैसे जकड़े हुए थे। उसके सामने खड़ा समर गहरी नजरों से उसे देख रहा था, जैसे उसके दिल के हर जख्म को महसूस कर रहा हो। यह रात और यह कमरा उनके बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत बन गया, उस बच्चे के लिए जो अब इस दुनिया में आने वाला था। कुछ देर बाद शादी का इंतजाम पूरा हो गया। ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी थी और अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सोफे की नरमी, दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स और फर्श पर बिछी कालीन के फीके रंग पूरे माहौल को गंभीर बना रहे थे। कमरे के एक कोने में तान्या सिर पर दुपट्टा डाले चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी, हाथ आपस में गुथे हुए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें तेज थी। उसके दिमाग में बार बार वही रात घूम रही थी, होटल की रोशनी, समर का नशा और उसकी बेबसी। उसने कुछ नहीं कहा था, मगर उसे सब कुछ याद था। उसके पास ही सोफे पर समर बैठा था, चेहरा गंभीर, आंखों में बीते दिनों की शर्म और आज की जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी। हर याद उसके दिल में चुप रही थी। उसने आंखें बंद की, सोफे के किनारे झुक गईं, सांसें तेज हो गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नजर उठाकर अपने भाई राजीव की तरफ देखा, मगर वहां कोई सहारा नहीं मिला। दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। समर ने गहरी सांस ली, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में जिम्मेदारी के भाव थे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, सिर्फ तान्या की तेज सांसें और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। विवाह शांति से पूरा हुआ। कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब किसी की मजबूरी नहीं, बल्कि किसी की जिम्मेदारी बन चुकी थी। मगर यह बात उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। थोड़ी देर बाद दोनों को रजामंदी दिखाते हुए विदा कर दिया गया। तान्या विदाई नहीं चाहती थी। उसने धीमी आवाज में मना भी किया, लेकिन भाई और भाभी के रवैये को देखकर मजबूर होकर उसे जाना पड़ा। इसीलिए वह सीधे समर के बंगले पर आई। बंगले के अंदर रात का सन्नाटा फैला था। बड़े हॉल की रोशनी हल्की और मध्यम थी। सोफे के पास रखे कुशन और कालीन पर रोशनी की हल्की परछाइयां पड़ रही थी। कोने में रखी छोटी सी मेज पर लैंप जल रहा था और पास में कॉफी का खाली कप रखा था, जो माहौल को और भी भारी बना रहा था। समर उसे चुपचाप कमरे में ले आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसे करे, इसीलिए वह भी खामोश ही रहा। दरवाजा बंद हुआ और दोनों एक अजीब सी तन्हाई में सोफे पर बैठ गए। कुछ पल वह बस उसे देखता रहा। तान्या अपने अंदर सिमटी हुई बैठी थी, आंखें झुकी थी, दिल में उथल पुथल थी और आंसू लगातार बह रहे थे। समर ने धीरे से कहा, कुछ खाना चाहोगी या थोड़ा आराम करना चाहोगी? वह इस खामोशी को तोड़ना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बीच धीरे धीरे सब ठीक होना शुरू हो जाए। यह लड़की अब उसकी पत्नी थी और उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका ही खून था। उसे हर हाल में उसका ख्याल रखना था। तान्या ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रहूंगी। मुझे अलग कमरा चाहिए, नहीं तो बाहर सोने दीजिए। मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। मैंने आपसे शादी कर ली है, लेकिन आपको स्वीकार करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतनी जल्दी सब भूलकर आगे नहीं बढ़ सकती। मैं इंसान हूँ। समर ने नरम लेकिन पक्के लहजे में कहा, घबराओ मत,
जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, जैसी जिंदगी तुम चाहो वैसी ही मिलेगी। अभी बताओ, खाना खाओगी या आराम करोगी? वह थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन तान्या की आंखें नम थीं और आवाज में हिम्मत थी। इसके बाद भी मैं आपको अपने पास नहीं आने दूंगी। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आपने मेरे साथ जो किया मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आपको लगता है शादी हो गई तो मैं सब भूल गई हूँ, लेकिन याद रखिए मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मुझे एक एक पल याद है, मैं कैसे रोई, कैसे तड़पी, आपसे कितनी बार भीख मांगी, लेकिन आप नहीं माने। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू बह रहे थे और हालत और बिगड़ती जा रही थी। समर ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, जब तक तुम बीती बातें नहीं भूलोगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंसान कब तक अतीत में जी सकता है? एक दिन उसे वर्तमान में आना ही पड़ता है। वह सब बेहोशी में हुआ था। मुझे लगा तुम वही लड़की हो जिसे मैंने पैसे देकर बुलाया था। अगर मुझे जरा भी होश होता तो मैं तुम्हारे पास आने से पहले 100 बार सोचता, बल्कि उस कमरे में आता ही नहीं। उसकी आवाज भीग गई। तान्या रोते हुए बोली, मैंने आपको बार बार बताया था कि मैं वो नहीं हूँ। मैं गलती से उस कमरे में आ गई थी, मैं फंस गई थी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं आपसे बचने की कोशिश करती रही, भागी, चिल्लाई, रोई, लेकिन आप नहीं माने। समर ने गहरी सांस ली, चेहरे पर शर्मिंदगी साफ थी। वह बोला, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। तुम एक लड़की हो और मेरी वजह से तुम जिस हाल में पहुंची वह मेरी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मेरी बात भी समझो, मैं नशे में था, मुझे होश नहीं था। मुझे याद है तुम रो रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। अगर दिमाग काम कर रहा होता तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, समर ने कहा। तान्या ने तुरंत कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर आप नशे में थे तो मेरा चेहरा आपको कैसे याद है? मेरे सामने यह ड्रामा मत कीजिए। आपको सब होश था, सिर्फ आपको अपनी इच्छा पूरी करनी थी। मेरा चेहरा याद है, मेरा नाम याद है, लेकिन कहते हैं होश में नहीं थे। वाह, बहुत बढ़िया। आपको लगता है मैं कोई बेवकूफ लड़की हूँ जिसे जो समझा दो वही मान ले? मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन इतना समझती हूँ कि जो इंसान सच में नशे में होता है उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन आपको सब याद है। इसका मतलब साफ है कि आप नाटक कर रहे हैं, जैसे अब कर रहे हैं। समर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह बच्चा मेरा है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा हूँ। जो हो गया उस पर मुझे बहुत पछतावा है। मैं ज्यादा सफाई नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि तुम्हारी हर कमी पूरी करूंगा। तुम्हें इतना प्यार, इतना मान और इतनी इज्जत दूंगा कि तुम सब भूल जाओगी। तान्या ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोली, इस शर्मिंदगी का क्या फायदा? मैं तो पहले ही बर्बाद हो चुकी हूँ। आपकी माफी से मेरी जिंदगी वापस नहीं आएगी। आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं कुछ कर लूंगी। समर एक कदम आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाते हुए बोला, बैठकर बात कर लेते हैं, बस एक पल दे दो। तान्या पीछे हट गई और तेज आवाज में बोली, नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी। और वह कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ उसके कदम भी कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में डर और पछतावा था। दरवाजा बंद होने के बाद तान्या सोफे पर बैठी रह गई, खामोश, गहरी सोच में डूबी हुई। चेहरे पर बीते दिनों का दर्द साफ झलक रहा था। कमरे की हल्की रोशनी, नरम सोफे और भारी खामोशी हर पल यह एहसास दिला रही थी कि यह रात एक नए और अनचाहे रिश्ते की शुरुआत थी। रात धीरे धीरे गुजर गई और अगली सुबह सूरज पूरी रोशनी के साथ निकला। सुबह उठते ही उसे बिस्तर पर नाश्ता मिल गया। इन 4 महीनों में पहली बार उसने पेट भरकर नाश्ता देखा। वह गुस्से में मना करना चाहती थी, इस घर की एक बूंद भी नहीं पीना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर पल रही जान इन बातों को नहीं समझती थी। उसे खाना चाहिए था, इसीलिए वह चुपचाप नाश्ता करने लगी। वक्त कभी नहीं रुकता। दोपहर होते होते समर ने जिद की कि डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तान्या ने बहुत मना किया, कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से उसकी तबीयत सही नहीं थी। बच्चे का हवाला देकर उसने आखिरकार उसे मना ही लिया। दोपहर की हल्की धूप अंदर आ रही थी। वेटिंग एरिया में नरम सोफे थे और माहौल शांत था।
तान्या शॉल में लिपटी खामोश बैठी थी, हाथ गोद में दबाए, दिल तेज धड़क रहा था और समर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठा था। आंखों में चिंता और चेहरे पर गंभीरता की लकीरें थी। वह उसे डॉक्टर श्वेता के प्राइवेट क्लिनिक ले आया था। उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे को हर हाल में सुरक्षित रखना था, जिसके लिए उसने यह शादी की थी, जबकि अपनी जिंदगी में वह शादी जैसे शब्द को पहले ही खत्म कर चुका था। तान्या जबरदस्ती चुप रही, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह हर पल दर्द और डर महसूस कर रही है। समर ने नरमी से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, तुम्हारी सेहत के लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ लाने पर मजबूर कर रहा हूँ। तान्या ने आंखें झुका ली, सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी नर्स आई और दोनों को अंदर बुलाया। तान्या पीछे हटने लगी, लेकिन समर के हल्के हाथ के सहारे वह कमरे में चली गई। अंदर जाते ही डॉक्टर श्वेता ने दोनों को देखा और चौंक गई। वह दोनों को जानती थी, लेकिन साथ देखकर हैरान हुई। वह अपनी कुर्सी से उठी और समर की तरफ देखकर बोली, आप यहाँ? समर ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, जी, ये मेरी पत्नी है, इनका चेकअप कराने आया हूँ। डॉक्टर को पल भर को झिझक हुई, फिर तान्या की तरफ देखकर बोली, आपकी पत्नी? लेकिन ये तो। समर ने आगे बढ़कर कहा, डॉक्टर, बेहतर होगा आप मेरी निजी जिंदगी पर नहीं, सिर्फ इनके इलाज पर ध्यान दें। एक इंसान अपनी तकलीफ आपसे खुद बता चुका है, उसके बाद भी अगर उसे दवा ना मिले और उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े तो यह ठीक नहीं है। डॉक्टर का सिर शर्म से झुक गया। समर को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। वह जानता था कि डॉक्टर श्वेता एक अच्छी डॉक्टर है, इसीलिए उसी के पास आया था, क्योंकि शुरू से केस वही संभाल रही थी और वह अपनी पत्नी की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता था। कुछ पल बाद डॉक्टर ने संभलते हुए कहा, आइए मैं आपका पूरा चेकअप करती हूँ। तान्या चुपचाप डॉक्टर के साथ अंदर चली गई और समर कुर्सी पर बैठ गया। कमरे की हल्की रोशनी और मशीनों की आवाज माहौल को गंभीर बना रही थी। लगभग 15 मिनट बाद डॉक्टर तान्या के साथ बाहर आई। समर ने तुरंत पूछा, सब ठीक है ना, कोई गंभीर बात तो नहीं? उसकी आवाज में बेचैनी थी। तान्या ने उसे हैरानी से देखा। उसे अजीब लगा कि वही इंसान अब बच्चे के लिए इतना परेशान है, लेकिन वह खामोश रही। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, तान्या की हालत नाजुक है, खून की कमी है, शरीर में ताकत कम है और बच्चे की धड़कन भी सामान्य से कम है। इन्हें मानसिक तनाव से दूर रखना बहुत जरूरी है। सही खाना, पूरा आराम और किसी भी तरह का तनाव बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। समर ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूछा, खाने में क्या क्या जरूरी है और इन्हें क्या सावधानियां रखनी होंगी? डॉक्टर ने नरमी से समझाया, संतुलित आहार बहुत जरूरी है, प्रोटीन, सब्जियां, दालें, फल और ज्यादा पानी। कैफीन, बहुत ज्यादा नमक और तीखा खाना कम करें। ज्यादा देर खड़े या बैठे ना रहें और इन्हें शांत माहौल में ही रखें। बहुत तेज हरकतें या ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचना है। एक्सरसाइज बहुत हल्की रहे, सिर्फ टहलना या हल्की स्ट्रेचिंग। डॉक्टर की हर बात नोट करते हुए समर ने पेन निकालकर सब लिख लिया और बीच बीच में तान्या की हालत भी देखता रहा। तान्या खामोश थी, आंखें जमीन पर जमी हुई थी, कुछ नहीं बोली, लेकिन हर हिदायत उसके दिल में उतर रही थी। डॉक्टर ने आखिरी बार कहा, इस समय सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। इनके खाने, आराम और मानसिक सुकून का पूरा ध्यान रखें। बच्चे के लिए हर फैसला बहुत मायने रखता है। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं हर बात का ध्यान रखूंगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। तान्या चुप रही, लेकिन उसके कांपते हाथ और धीमी सांसें बता रही थी कि वह खुद भी अपनी नाजुक हालत और बच्चे की सुरक्षा को लेकर बहुत डरी हुई है। कमरे की खामोशी दोनों के लिए एक सबक बन गई थी। यहाँ अब मोहब्बत या नफरत से ज्यादा जिम्मेदारी और जिंदगी की सच्चाई सामने थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन सामान्य तरह से गुजर गया। रात को कमरे में सन्नाटा था। हल्की पीली रोशनी में बिस्तर के किनारे बैठी तान्या रो रही थी। आंखें सूजी हुई थी, सांसें भारी थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। हर पुरानी याद उसके दिल को फिर से चीर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और समर अंदर आया।
तान्या ने उसे देखते ही नजरें फेर ली और आंखें बंद कर ली, जैसे उसे देखना ही ना चाहती हो। समर पास आकर बोला, क्या हुआ, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, तबीयत ठीक नहीं है? तो हम डॉक्टर के पास चलें? तान्या ने कांपती आवाज में कहा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे कमरे से बाहर जाइए, समर ने उसके पास बैठते हुए कहा। मैं तुमसे नहीं, अपने बच्चे से मिलने आया हूँ। कानूनन तुम मुझे इससे मिलने से रोक नहीं सकती। तान्या की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ था। वह बोली, आपको पता है यह बच्चा मेरी इज्जत छीनने की निशानी है। समर ने सख्त लेकिन शांत आवाज में कहा, दोबारा ऐसा मत कहना। जो हुआ एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब सब बदल चुका है। तान्या रोते हुए बोली, आपके लिए गलती होगी, मेरे लिए तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आपको पता है मैं वहाँ कैसे पहुंची थी? समर चुपचाप पास बैठा रहा। बोला, बोलो, जो कहना है कहो, मैं सुनूंगा। तान्या कुछ पल चुप रही, फिर रोते हुए बोली, हाँ, आज सब बता देती हूँ। अब आप मेरे पति हैं तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। माँ बाप के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। किसी से बात करने के लिए मैंने फेसबुक पर दोस्त बनाना शुरू किया, लड़कियों से भी और लड़कों से भी। लेकिन लड़कों से मुझे डर लगता था। तभी मेरी दोस्ती एक अमीर लड़की से हुई। हम एक कैफे में मिले, फिर वह मुझे बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में ही रहती थी। फिर एक दिन पार्टी के बहाने वह मुझे होटल ले गई। वहाँ शायद कोई लड़का मेरे साथ गलत करने वाला था, लेकिन आप गलत कमरे में आ गए और मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मैं पहले से ही टूटी हुई थी और आपने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तान्या रोते रोते कांप रही थी, होठ थरथरा रहे थे, हर शब्द दर्द से भरा था। समर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आंखों में शर्म और जिम्मेदारी दोनों थीं। वह बोला, एक बार मेरी भी बात सुन लो। उस दिन मैं भी बहुत टूटा हुआ था और उसी दिन से मुझे तुमसे लगाव हो गया, क्योंकि उसके कांपते हुए हाथ और टूटे हुए दिल की जुबान उसकी गंभीर हालत साफ दिखा रही थी। समर ने उस पर और दबाव डालना ठीक नहीं समझा, बस आंखों में सीधी सच्ची चिंता, अपनापन और शर्मिंदगी लिए चुप बैठा रहा, जैसे उसके हर शब्द, हर आंसू और हर सांस को समझ रहा हो और मन ही मन स्वीकार भी कर रहा हो। कमरे की हल्की पीली रोशनी, नरम गद्दे और दोनों के बीच पसरी खामोशी इस रात को भावनाओं से भरा, नाजुक और गंभीर बना रही थी। हर आंख, हर सांस, हर दिल की धड़कन दर्द के साथ साथ एक नए शुरुआत का इशारा दे रही थी। वह रोते रोते उसके सीने से लग गई और कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। और समर ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और खुद भी पास ही लेट गया। उसकी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि उसे अकेला छोड़ा जाए। रात धीरे धीरे बीतती चली गई। अगली सुबह सूरज पूरी चमक के साथ निकला। दोपहर की हल्की धूप आंगन में फैल गई थी। वह कमरे से बाहर आई तो हवा में हल्की सी ठंडक थी, जैसे मौसम भी उसके अंदर के तूफान को थामने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नज़र सामने लगे सूखे पौधों पर गई, फिर पेड़ों की कतार पर ठहर गई और अचानक दाईं तरफ एक घने पेड़ की छांव में बैठी हुई एक जानी पहचानी शक्ल दिखी। उसके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। रात के बाद दिल का बोझ कुछ हल्का हो चुका था। उसने मान लिया था कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ बुरी नीयत नहीं थी, बल्कि एक बड़ी गलतफहमी थी। ऐसी गलतफहमी जिसमें दोनों ही जख्मी हुए थे। इसीलिए अब वह किसी एक को पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकती थी। वह पास पहुंची तो उसके कदम रुक गए। समर जमीन पर बैठा था, घुटनों के बीच हाथ रखे हुए, और हाथों में एक तस्वीर थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। यह दृश्य उसके लिए चौंकाने वाला था। यह वही इंसान था जो हमेशा मजबूत, सख्त और बेपरवाह नजर आता था। वह फौरन उसके पास बैठ गई, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोली, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? समर ने आवाज सुनी तो जैसे चौंक कर होश में आया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, तस्वीर मुट्ठी में बंद की और कुछ सख्त आवाज में बोला, कुछ नहीं, यहाँ क्यों आई हो? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
आप मुझे बताइए, आप रो क्यों रहे हैं? वह कुछ पल खामोश रहा, नजरें जमीन पर टिक गईं, फिर अचानक टूट गया। उसने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वह घबरा गई, उसके कंधे थामते हुए बोली, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज बताइए। समर की आवाज भरी हुई थी, लेकिन उसने कहा, सिर्फ तुम ही दुखी नहीं हो तान्या, हम जैसे अमीर लोग अंदर से बहुत खाली होते हैं। आज मेरी माँ, पिता, पत्नी और बच्चे की बरसी है। उसने हैरानी से उसे देखा। वह आगे बोलता गया, तुम्हें पता है, मेरे पास दुनिया की हर सुविधा है, पैसा, गाड़ी, बंगला, लेकिन रिश्ते नहीं है। न माँ, न पिता, न बहन, न भाई, कोई नहीं। वह धीमी आवाज में बोली, आप क्या कह रहे हैं? वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वही मेरी पत्नी थी, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं रही। मेरा हर रिश्ता मुझे अकेला छोड़ गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह फुसफुसाकर बोली, क्या मतलब? वह कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्द तलाश रहा हो। फिर बोला, जिन लोगों से मेरी दुश्मनी थी, उन्होंने मेरी गाड़ी में बम लगा दिया। उस दिन मेरी माँ, पिता और मेरी पत्नी उस गाड़ी में थे, डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में धमाका हुआ और मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी सब एक साथ खत्म हो गए। उसका गला भर आया। मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा। मैंने उन लोगों को बर्बाद भी किया जिन्होंने यह सब किया, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। वह देर तक उसका चेहरा देखती रही, जैसे जिस इंसान को वह अब तक सिर्फ एक ताकतवर और बेरहम आदमी समझती रही थी, वह इतने बड़े दर्द के नीचे दबा हुआ था। उसकी आंखों में नमी उतर आई। वह आगे बढ़ी और उसे मजबूती से गले लगा लिया। जो हो गया उस पर किसी का जोर नहीं है। हम एक दूसरे का सहारा बनने के लिए मिले हैं। मैं आपके साथ हूँ। समर ने आंखें बंद कर ली। पेड़ की छांव में दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखे बैठे थे। धूप बही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा ठहराव और शांत उम्मीद घुल गई थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। 5 महीने बीत चुके थे। समय ने जख्मों पर मरहम रखा था। कड़वाहट की जगह एक शांत समझौते ने ले ली थी और नफरत के बीच कहीं न कहीं प्यार ने अपनी जगह बना ली थी। इस हादसे से समर बहुत ज्यादा परेशान था। वह नशा नहीं करता था, लेकिन उसके दोस्तों ने जब उसे बहुत ज्यादा दुखी देखा तो कहा कि नशे से दर्द कम होता है। और उस दिन समर बहुत टूटा हुआ था। प्रेशर देने पर उसने नशा कर लिया और फिर उसके दोस्तों ने उसे बहुत ज्यादा शराब पिला दी और उसे होटल के कमरे में भेज दिया। उसके बाद वह सब कुछ हुआ जिसने तान्या और समर की जिंदगी हिलाकर रख दी। और जब समर को होश आया तो उसे अपनी हरकतों पर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वह बुरा इंसान नहीं था। बस पहली बार नशा करने की वजह से वह अपने होश संभाल नहीं पाया था। और फिर उसी दिन से उसने तान्या को ढूंढना शुरू किया और एक दिन तान्या उसे मिल भी गई। और अब वह वक्त आ गया जब वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर लंबे से कॉरिडोर में खड़ा था। सफेद रोशनी, दवा की हल्की सी गंध और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कन के साथ एक जैसी लग रही थी। वह बार बार मुट्ठी बांधता फिर खोल देता। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में बेचैनी। इन महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। जो रिश्ता एक दर्द से शुरू हुआ था वह धीरे धीरे भरोसे में बदल गया था। उसने उसकी खामोशी में छुपे डर को समझना सीख लिया था और उसने उसकी आंखों में छुपी टूटन को माफ कर दिया था। शब्दों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में। वह उसे चाहने लगा था, पहले अपनी संतान की वजह से और फिर इस औरत की वजह से भी, जो हर तकलीफ के बावजूद मजबूती से खड़ी रही। और वह भी उसकी नरमी, उसकी सुरक्षा और उसकी लगातार मौजूदगी देखकर बीते हुए कल के कांटों से अपने कदम हटा चुकी थी। उसने जिंदगी को एक बार फिर जीने का फैसला किया था। समर इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सफेद कोट में डॉक्टर श्वेता बाहर आई। बाहों में कंबल में लिपटा एक नन्हा सा जीवन था। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। वह बेकरारी से आगे बढ़ा। डॉक्टर मुस्कुराई और बच्चा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है।
वह पल उसके लिए थम सा गया। उसने नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया, सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बेबस होकर बह निकले। वह हंसा भी और रोया भी एक साथ। डॉक्टर ने नरमी से कहा, अब आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। वह होश में है और आपको याद कर रही हैं। थोड़ी देर में उसे आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। वह सिर हिलाकर अंदर गया, बच्चे को बहुत संभाल कर थामे हुए कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेड पर तान्या लेटी थी। चेहरा पीला था मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने उसे देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पास गया, बच्ची को उसके पास रखा। नन्ही सी उंगलियां कंबल से बाहर झांक रही थीं। वह झुककर उसके माथे को सहलाते हुए बोला, धन्यवाद इतना सुंदर तोहफा देने के लिए। तुम क्यों रो रही हो? वह रुंधी हुई आवाज में बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं माँ बन गई हूँ। सही सलामत मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आ गई है। वह उसके बाल पीछे करते हुए बोला, तुम बस खुश और निश्चिंत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हें प्यार करने के लिए और संभालने के लिए। उसने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। कमरे की खामोशी में सिर्फ 3 सांसों की लय थी, पति, पत्नी और वह नन्हा सा जीवन जो एक नई शुरुआत की निशानी था। उसने आंखें बंद कर ली, चेहरे पर सुकून उतर आया। बाहर कॉरिडोर में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उस कमरे में वक्त जैसे थम गया था। दोनों के जीवन में कुछ खुशियों ने दस्तक दे दी थी और वो जीवन की राह में आगे बढ़ गए थे। दोस्तों, कभी कभी लोग गलत नहीं होते, बल्कि वक्त गलत होता है। किसकी गलती थी और किसकी नहीं, यह तय कर पाना मुश्किल होता है और माफ़ी चीज़ों को आसान कर देती है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर जिन अनजान लोगों से आप दोस्ती करते हैं उन पर आंखें मूंद कर जल्द से जल्द विश्वास ना करें, क्योंकि आज के वक्त में अच्छे लोगों की संख्याएं कम हैं और लोग दूसरे लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य से भी बनाई गई है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।